रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, पिछले चंद घंटों में कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ बड़ी हैपनिंग्स हुई हैं जिनकी तफसीलात इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि चीफ़ जस्टिस बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को क्या हुक्म सादिर किया है और ये क्या मामला था, और इस इशू के हवाले से 2 सफ़हात का एक ख़त भी मंजर आम पे आया है। तो सबसे पहले तो इस बड़ी ख़बर की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ जो डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाएं कि चंद रोज़ पहले जब ये सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसले थे वो पार्लियामेंट में कौमी असम्बली में डिस्कस हो रहे थे और ये कहा जा रहा था कि एक इस्तेहकाक कमेटी बनाई जाए और जो 3 रुकनी बेंच है जिसने पंजाब में इंतखाबात के हवाले से फ़ैसला दिया था, इन तीनों जज साहबान को पार्लियामेंट में बुलाया जाए, इनकी जवाबदही की जाए। तो इसी असना में एक और मामला जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन हैं नूर आलम खान साहब, उन्होंने उठाया कि बार बार पब्लिक अकाउंट कमेटी की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं उन्हें अहकामात जारी किए जा रहे हैं, लेकिन बार बार बुलाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जो हैं वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने पेश नहीं हो रहे। और नूर आलम खान साहब ने कहा कि जो पैसा फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से यानी अवाम के ख़जाने से सुप्रीम कोर्ट को दिया जाता है वो पैसा कैसे इस्तेमाल होता है। नूर आलम खान ने कहा कि इस हवाले से 2010 से लेकर आज 2023 है, पिछले 12-13 सालों का सुप्रीम कोर्ट के जो अकाउंट्स हैं उनका ऑडिट नहीं कराया गया। नूर आलम खान ने कहा कि ये जो ऐवान है मुझको सपोर्ट करे तो मैं जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है उन्हें पब्लिक अकाउंट कमेटी में बुलाऊँगा और अगर वो पेश ना हुए तो उनके अरेस्ट वारंट भी जारी करवाऊँगा। तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को बुलाया गया था पब्लिक अकाउंट कमेटी की तरफ से और 16 मई की तारीख भी मुकर्रर की गई थी। आज 16 मई है, तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार तो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए और इस हवाले से एक 2 सफ़हात का नाज़रीन ख़त मंजर यहाँ पे आया है जिसकी कॉपी जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं, जो सेक्शन ऑफिसर हैं, उन्हें लिखी गई है और ये ख़त लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट के असिस्टेंट रजिस्ट्रार खुर्रम शहजाद की तरफ से और ये ख़त तहरीर किया गया है, भेजा गया है चीफ़ जस्टिस के कहने के ऊपर। और इस ख़त का नाज़रीन ख़ुलासा ये है कि चीफ़ साहब के कहने के ऊपर, उनके डिक्टेशन के ऊपर जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो ये कह रहे हैं कि पब्लिक अकाउंट कमेटी को आगाह कर रहे हैं कि जो पैसा सुप्रीम कोर्ट को दिया जाता है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से, उसकी हतमी जो मंजूरी है वो कौमी असम्बली देती है। और लेटर में कहा गया है कि जब अप्रूवल जो है वो कौमी असम्बली ने देना है तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो मुख्तलिफ़ इदारों के अकाउंट्स की स्क्रूटनी करती है, जांच पड़ताल करती है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो अख्तियार है उसको सुप्रीम कोर्ट के फाइनेंशियल मैटर तक उसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता कानून के तहत, आइन के तहत। और फिर ये कहा गया है कि इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने पेश नहीं हो सकते। यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी का ये कहना कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो उनके सामने पेश हो, चीफ जस्टिस ने अपने असिस्टेंट रजिस्ट्रार के ज़रिए ख़त लिखवा के पब्लिक अकाउंट कमेटी को बता दिया है कि हमारे रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने पेश ना होगा। और साथ में ये भी कहा गया है कि जो अकाउंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनके तमाम जो पैसा आज तक दिया गया है 2010 से लेकर जो बात पब्लिक अकाउंट कमेटी में की जा रही है, 2021-22 तक सुप्रीम कोर्ट के जो अकाउंट्स हैं उनका ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ऑडिट कर चुके हैं और 2022-23 के जो अकाउंट हैं उनका ऑडिट जो है वो जारी है। अब ये नाज़रीन लेटर है 2 सफ़हात का जो लिख दिया गया है पब्लिक अकाउंट कमेटी को। अब नाज़रीन सवाल ये है कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे और जो ये लेटर में असिस्टेंट रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ये लिख रहे हैं कि इशरत अली साहब जो है वो वहाँ पे जाएंगे नहीं और पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास अख्तियार ही नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो अकाउंट्स हैं उनका जायज़ा ले सके। लेकिन सवाल ये है कि अगर कुछ गलत नहीं है, ये सवाल उठेगा, अगर कुछ गलत नहीं है तो ये तमाम मालूमात जो हैं वो पब्लिक अकाउंट कमेटी को फराहम करने से मतलब क्यों नहीं फराहम की जा सकती। और अगर तमाम सब कुछ ट्रांसपेरेंट अंदाज में हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जो हैं ऑडिट पे हो चुका है तो जाके सब कुछ जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के लोगों को बता दें, तो इसमें कोई हर्ज या कोई कबाहत या ममानत नज़र नहीं आती। लेकिन बहरहाल ये एक डेवलपमेंट हुई थी, एक तो इसकी तफसीलात आपके साथ हमने शेयर करनी थी। दूसरी जो नाज़रीन ख़बर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज शेरी मज़ारी साहबा को भी रिहा करने का हुक्म दे दिया, फवाद चौधरी साहब को भी रिहा करने का हुक्म दे दिया। बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कह दिया कि अगर किसी और केस में फवाद चौधरी को गिरफ़्तार करना है तो 2 दिन तक तो उन्हें किसी नए केस में गिरफ़्तार न किया जाए, लेकिन 48 घंटों के अंदर फवाद चौधरी उनके खिलाफ़ अगर कोई नया मुकदमा सामने आता है तो उसमें भी वो ज़मानत के लिए मुतलका फ़ोरम से मुतलका अदालत में रजू कर सकते हैं।
یعنی یہ جو ناظرین درخواستیں ہیں فواد چوہدری صاحب کی ڈیٹینشن آرڈر سے انہیں ریلیز کرنے کی، شری مزاری صاحبہ کو رہا کرنے کی، اور باقی جو پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے پچھلے چند دنوں سے عدالتوں سے رجوع کیا ہے، عمران خان صاحب نے کیا ہے، بشرا بی بی صاحبہ نے کیا ہے، پی ٹی آئی کے اور بھی رہنما اسد عمر صاحب ہیں، اجمل راجہ صاحب ہیں، سیف اللہ نیازی صاحب ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں، انہوں نے بھی آرٹیکل 199 کی درخواستیں جو ہیں وہ مختلف عدالتوں میں، ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں، پشاور ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہیں۔ اب ناظرین سوال ہے جو آپ کے سامنے ہم خبر شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے ملک کے بڑے شہروں میں آرٹیکل 245 کا نفاذ کیا جا چکا ہے، اور آرٹیکل 245 ناظرین یہ کہتا ہے کہ جب آپ فوج کو بلا لیتے ہیں سول جو انتظامیہ ہے اس کی مدد کے لیے، اس کی ایڈ کے لیے، تو جو عدالت کا 199 کا اختیار ہے وہ کرٹیل ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ آئین کے اندر لکھی گئی عبارت ہے 248 کے اندر، یہ میں خود سے نہیں بتا رہا۔ اب آج ہم نے سپریم کورٹ کے کچھ وکلاء کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی، سوال ہم نے ان کے سامنے یہ رکھا، جب آئین کا آرٹیکل 245 کا سب کلاس 3 اور 4 بڑا واضح ہے کہ جہاں پہ فوج کو بلا لیا جائے گا اس آرٹیکل کے تحت، وہاں پہ جو ہائی کورٹس ہیں وہ آرٹیکل 199 کے تحت درخواستوں کو انٹرٹین نہیں کریں گی، اور اگر کوئی درخواستیں انٹرٹین ہو چکی ہیں آرٹیکل 245 لگنے سے پہلے تو پھر وہ جو کیسز ہیں وہ پینڈنگ میں چلے جائیں گے۔ تو سوال ہم نے وکلاء سے یہ پوچھا، سینئر وکلاء سے، اب ہم ان کا نام نہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ جو جواب انہوں نے دیا وہ جواب کے بعد آپ بھی سمجھ جائیں گے کہ ہم ان کا جواب آپ کو ان کا نام کیوں نہیں بتا رہے۔ ہم نے سوال کیا کہ جو جج صاحبان ہوتے ہیں وہ اپنے حلف میں یہ قسم کھاتے ہیں، یہ عہد کرتے ہیں کہ وہ آئین کو پروٹیکٹ کریں گے، وہ آئین کا دفاع کریں گے، وہ آئین کو پریزرو کریں گے، یعنی محفوظ بنائیں گے۔ تو یہ جو آئین کا آرٹیکل 245 ہے بڑا واضح ہے کہ آرٹیکل 199 کی جوریسڈکشن ختم ہو جائے گی ہائی کورٹس کی، تو پھر یہ آرٹیکل 199 کی درخواستیں دائر ہونا اور ان میں ریلیف فراہم کرنا، تو کیا یہ جج صاحبان اپنے حلف کی خلاف ورزی نہیں کر رہے؟ تو وہ وکلاء صاحبان یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آئین کے اندر غلط لکھا گیا ہے، یہ آئین کا آرٹیکل ہی غلط ہے، اور بھی وہ کہہ رہے تھے کہ عدالتوں کے اپنے اختیار ہیں، آرٹیکل میں 245 میں جو بھی لکھا ہے عدالتیں اپنے تناظر سے دیکھتی ہیں۔ تو ناظرین سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمارے وکلاء صاحبان جن سے ہماری آج بات ہے وہ کہہ رہے تھے کہ آرٹیکل 245 سرے سے ہے ہی غلط، تو پھر آرٹیکل 245 کے خلاف درخواستیں دائر کر دیں کہ یہ آپ انووک ہی نہ کیا کریں، فوج سول انتظامیہ کی سپورٹ کے لیے بلائی نہ جا سکے۔ اور پھر ناظرین سوال یہ بھی ہے کہ جو آئین کے اندر بڑی واضح عبارت ہے آرٹیکل 245 کی، اگر یہ غلط ہے جو وکلاء جن سے ہماری بات ہوئی، اور نام اس لیے نہیں بتا رہے ناظرین، اور یہ وکلاء اس لیے ہمیں واضح جواب نہیں دے رہے تھے، انہوں نے عدالتوں میں جا کے جج صاحبان کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے، اگر ان کا نام بتائیں نا، جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا نام نہ بتائیے گا، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہماری وکالت بند ہو جائے گی۔ اگر ہم کوئی اس قسم کے حساس معاملات کے حوالے سے کوئی موقف میڈیا کو دیتے ہیں تو جج صاحبان کے سامنے کیسے پیش ہوں گے کہ جج صاحبان آرٹیکل 245 لگنے کے باوجود آرٹیکل 199 کی درخواستوں میں ریلیف دے رہے تھے، ہم اس پر اگر جج صاحبان کے حلف پر بات کریں گے تو پھر ججز ہمیں، جب ہم جائیں گے اپنا کیس لے کے تو ہمیں ریلیف نہیں دیں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ اس نے ہمارے اس آرڈر کے خلاف جو ہے کوئی اسٹیٹمنٹ میڈیا کو دیا تھا۔ تو یہ ناظرین یہ سوال تھا بڑا اہم، لیکن کسی وکیل نے اس کے اوپر واضح جواب نہیں دیا۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بڑی اہم خبر کہ چیف صاحب نے سوشل میڈیا سے اظہار برہمی یا سوشل میڈیا سے شکوہ کس بات کا کیا۔ ایک تو جب عمران خان صاحب پیش ہوئے، انہیں گڈ ٹو سی عمران خان صاحب نے کہا، اس پر حکومتی سیاسی جماعتوں نے، اور کل جو سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج ہوا بہت کرٹیسائز کیا سپریم کورٹ کے خاص طور پہ چیف جسٹس کو، اور یہ بڑا انفارچونیٹ تھا کہ میں نے اپنی 12-13 سال کی سپریم کورٹ کی رپورٹنگ میں پہلی مرتبہ دیکھا کہ کسی چیف جسٹس کو اس انداز سے کسی فریق کی طرف سے یا سیاسی جماعتوں کی طرف سے ٹارگٹ کیا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ یہ ریزائن کر جائیں، یہ غیر جانبدار نہیں رہے، یہ جانبدار ہو گئے۔ اس کے علاوہ متنازع نعرے بازی بھی وہاں پہ کی گئی، متنازع پلے کارڈ بھی وہاں پہ جو ہے وہ اٹھا رکھے تھے لوگوں نے۔ لیکن آج جب یہ نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست کے اوپر سماعت ہو رہی تھی تو جو وکیل تھے وفاقی حکومت کے مخدوم علی خان، انہیں دیکھا چیف صاحب نے، ان سے کہا کہ مخدوم علی خان آج آپ ہم سے بہت زیادہ دور ہیں، آپ کراچی سے ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں حاضر ہوئے ہیں، تو عدالت میں ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ تو مخدوم علی خان نے کہا کہ حالات کچھ اس طرح کے تھے، سوشل میڈیا پہ نہیں چل رہا تھا، آپ کے عدالت کے سامنے دھرنا بھی آیا ہوا تھا، تو لگ نہیں رہا تھا کہ میں عدالت کے سامنے پیش ہو سکوں گا۔ تو جب انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا بھی بند تھا، کوئی انفارمیشن بھی نہیں آ رہی تھی، اور پیرنٹس کے حوالے سے بھی میں جو ہے کچھ وضاحت نہیں ہو رہی تھی، تو جب یہ الفاظ مخدوم علی خان صاحب نے کہے تو چیف جسٹس نے کہا کہ دھیان سے مخدوم صاحب، سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی، چیف جسٹس نے مخدوم علی خان سے کہا کہ دھیان سے بات کریں، عدالت میں جو بات کی جاتی ہے وہ سوشل میڈیا پر سیاق و سباق سے ہٹ کے رپورٹ کی جاتی ہے، یعنی چیف صاحب کو اگر کوئی کمپلین ہے تو وہ سوشل میڈیا سے ہے،
बाकी जो कन्वेंशनल मीडिया है उससे चीफ साहब को कोई कंप्लेंट या उनकी इज़हार नाराज़गी या इजहार शिकवा आप कह लें कि उन्हें उनसे कोई शिकवा नहीं। कन्वेंशनल मीडिया से शिकवा अगर चीफ साहब का है तो वो सोशल मीडिया से है। और फिर नाज़रीन इसी केस की समाज से पहले जो हम अपने आप को पिछले व्लॉग में बता चुके हैं कि जो इमरान खान साहब गुड टू सी यू कहा इमरान खान को चीफ जस्टिस साहब ने, उस पर भी चीफ साहब ने कहा कि देखें मैं तो सबके साथ ऐसा सलूक करता हूँ, इसी तरह से मिलता जुलता हूँ, लेकिन पता नहीं उसे क्या से क्या बना के पेश किया गया। तो ये जो चीफ साहब की वजाहत थी नाज़रीन, इसके ऊपर मरीम नवाज़ का रिएक्शन आया, बल्कि मरीम नवाज़ का जवाब आया। अब मरीम नवाज़ ने क्या कहा नाज़रीन, वो मैं आपको उनका ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ। मरीम नवाज़ ने ये कहा कि अरबों के डाके डालने वाले कितने मुजरमों को आप गुड टू सी यू कहते हैं, हर एक को रिस्टार से फ़ोन करवा के मर्सिडीज़ में मंगवा कर रुखसत करते हैं। यानी जो बाकी आपके साथ मुलजमान पेश होते हैं, क्या उन्हें मर्सिडीज़ पे जो है वो बिठा के रुखसत करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, हर एक को जेल से रेस्ट हाउस भी शिफ्ट करते हैं, सब पर इसी तरह रिमांड में ज़मानतों की बरसात भी करते हैं, सबको कहते हैं 10 फैमिली मेम्बर को बुलाएं, गप्पे लगाएं और सो जाएं। यानी चीफ साहब ने जो बात की उसके ऊपर फिर मरीम नवाज़ का कल भी उन्होंने बड़ी सख्त तकरीर की सुप्रीम कोर्ट के सामने, आज भी चीफ जस्टिस की वजाहत के ऊपर उनका सख्त रिएक्शन जो सामने आया। लेकिन अगर नैब की तरमीम के खिलाफ जो मुकदमा था उसमें भी आज जज साहबान ने जो कुछ कहा है, जो समाअत हुई है, उसका अहवाल भी आपके साथ शेयर कर लें। एक तो नाज़रीन इस केस में अब अदालत ने कहा है कि हम 46 समातें पहले कर चुके हैं, 26 समातों पे 27 समातों में इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए हैं और 19 समातों पे मखदूम अली खान साहब दलाइल दे चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा समातें हो चुकी हैं। अदालत ने कहा है कि एक हफ़्ते के अंदर दोनों फरीकैन, इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस और वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान, अपने तहरीरी गुज़ारिशात इख्तिसार के साथ जमा करवा दें और फिर अगर उन तहरीरी गुज़ारिशात को पढ़ने के बाद अगर हमें ज़रूरत हुई तो समाअत करेंगे, अदरवाइज़ इस केस के हवाले से, नैब की तरमीम के हवाले से दरख्वास्त पे फ़ैसला सुना दिया जाएगा। और आज की समाअत में नाज़रीन ख्वाजा हारिस को सुप्रीम कोर्ट ने यह हदायत की है कि आप अपनी तहरीरी मारूज़ात में ये वाज़े करेंगे, निशानदही करेंगे कि जिन नैब तरमीम को आपने चैलेंज किया उससे बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कैसे होती है। और साथ में अदालत ने उनसे ये भी कहा, खान साहब के वकील से, कि जो आपकी दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात उठाए गए हैं वफाकी हुकूमत के मखदूम अली खान के वकील मखदूम अली खान ने, आप उनके एतराज़ात का जवाब भी देंगे। तो ख्वाजा हारिस साहब ने हामी भरी है कि मैं जवाब दूँगा, लेकिन साथ में ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि हमने नैब तरमीम को तो चैलेंज किया, लेकिन इसी इस्लामी हुकूमत ने तीसरी नैब तरमीम भी मुतारिफ़ करवा दी हैं, तो उसको भी देखा जाए। तो इस पर मखदूम अली खान वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि तीसरी जो नैब तरमीम है वो अभी तो फाइनलाइज ही नहीं हुई, सदर साहब के पास भेजा था, सदर साहब ने वापस भिजवा दी, अब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से उन्हें पास करवा के दोबारा सदर साहब को भेजा गया है। तो जब वह हतमी हो जाएंगी तो उस पर ये जहाँ पे मुतलका फोरम पे चले जाएँ। और साथ में मखदूम अली खान साहब ने बड़ी अहम बातें की। मखदूम अली खान ने कहा कि ये आइन और मुल्क की तारीख़ का पहला वाक़या है कि इमरान खान साहब अपने दौर में वज़ीर आज़म होते हुए यही नैब तरमीम उन्होंने पास करवाई, और जब वज़ीर आज़म की कुर्सी से उतरे उन्हीं नैब तरमीम को इमरान खान साहब ने चैलेंज कर दिया। और फिर उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते खान साहब ने जिन नैब तरमीम को आपके सामने चैलेंज कर रखा है माय लॉर्ड, उन्हीं तरमीम के तहत फ़ायदा भी उठाया। मखदूम अली खान ने कहा कि यहाँ पर सूरत हाल ये है कि खान साहब नई नैब तरमीम से खुद तो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन नहीं चाहते कोई दूसरा उन नैब तरमीम से मुस्तफ़ीद हो। और फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि क्या ऐसे आइन इजाज़त देता है कि आप पहले खुद नैब तरमीम करें जब वज़ीर आज़म हो, लेकिन जब वज़ीर आज़म की कुर्सी से उतरें उन नैब तरमीम को आप खुद चैलेंज कर दें, तो इस मामले को भी देखा जाए। तो फिर अपना ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि अदालतें जो हैं वो कानून का बुनियादी हकूक़ की रोशनी में जायज़ा ले सकती हैं। तो मखदूम अली खान साहब ने ये जवाब दिया खान साहब के वकील को कि बिल्कुल अदालतें जायज़ा ले सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट सुप्रीम है, कानून बनाने का अख्तियार पार्लियामेंट का है, लेकिन अदालतें जब जुडिशल रिव्यू करती हैं तो वो ख़ुद को पार्लियामेंट से बालातर रख के रिव्यू नहीं करते, बल्कि वो अपने अख्तियारात के तहत जो है उस कानून का जायज़ा लेती हैं। तो केस की समाअत गैर मुइना तक मुलतवी कर दी गई और तमाम फरीक़ैन को इसमें तहरीरी जवाब जो है, जो कंसाइज स्टेटमेंट है वो जमा कराने का हुक्म दे दिया गया है। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।